प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। पृष्ठों पर अपवर्तन। प्रकाश को एक माध्यम से, जब ये माध्यम कोई और माध्यम है और ये कोई और माध्यम है। माध्यम का मतलब कि मान लो कि यह हवा है और ये क्या है, कांच है। तो हवा से तुम कांच में प्रकाश एंटर कर रहे हो, ये पड़ा, हवा से कांच में प्रकाश पड़ा, तो कांच में एंटर करने के बाद वह अविलंब की ओर क्या होता है, हवा से तुम कांच में प्रकाश एंटर कर रहे हो, ये पड़ा, हवा से कांच में प्रकाश पड़ा, तो कांच में एंटर करने के बाद वह अविलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है, अविलंब की ओर झुकता है, और इसका स्पीड भी पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद जब प्रकाश का मार्ग विचलित हो जाता है और उसका स्पीड भी कम हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इतना बात क्लियर है। ठीक है। अब इस अपवर्तन में भी तुम पढ़े होगे कि दो नियम होते हैं। एक ये कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला तो यही सेम नियम है, लेकिन उसमें दूसरा नियम था कि आई बराबर किसके होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक निष्पत्ति होती है जिसको हम कहते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1, है ना, n2 बटे n1। इस नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। यहाँ पर मान लो कि ये आई बना है, यहाँ पर क्या बना है, आर, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है n2 बटे n1। अब ये n2 क्या है और n1 क्या है। जब मान लो कि ये यहाँ पर हम जल ले लिए और यहाँ पर कांच ले लिया गया, अब प्रकाश जल से किस में जा रहा है, कांच में, तो एक दो अपवर्तनांक होता है, एक को बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक को बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। अपवर्तनांक नाम ही है क्या, अपवर्तनांक, मतलब कि अपवर्तनांक मतलब जिसमें अपवर्तन हो रहा है उसका अंक, है ना, जिसमें अपवर्तन हो रहा है उसका अंक। तो यहाँ से अगर तुम प्रकाश एंटर किए तो अपवर्तन किस वाले माध्यम में हो रहा है, कांच वाले में, तो जब भी अपवर्तन निकलेगा किसका निकलेगा, कांच का। लेकिन जब प्रकाश इधर से तुम डाले तो अपवर्तन किस में होने लगेगा, जल में, तो अपवर्तनांक किसका निकलेगा, जल का। ठीक है। इसीलिए उसको हम नाम देते हैं क्या, अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक हमको यह बताता है कि वह प्रकाश किस माध्यम में कितना विलंब की ओर झुकेगा चाहे दूर हटेगा। इस बात का डिसीजन कौन लेता है, अपवर्तनांक। बात समझ में आया। जिसका जितना ज्यादा अपवर्तनांक वह अविलंब की ओर उतना ही झुकेगा, जिसका जितना कम अपवर्तनांक उतना ही अविलंब से दूर हटेगा। सिंपल बात है कि जो जितना ज्यादा अपवर्तनांक रखा रहेगा वो माध्यम उतना ही सघन होगा, और जो जितना कम अपवर्तनांक रखा रहेगा उसका माध्यम उतना ही विरल होगा। अब ये तुम समझ गए। और एक चीज ये भी तुम समझे हो कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर क्या होती है, झुकती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। ये भी बात क्लियर है ना। ठीक है। तो यहां पर समझिए कि एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। तो जब प्रकाश हवा से या निर्वात हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो हवा के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। मतलब कि मान लो कोई प्रकाश हम हवा में जलाएं, हवा से होकर वह कांच में एंटर हो गई, तो हवा से किस में गई है, कांच में, तो कांच का जो अपवर्तनांक होगा वह हवा के सापेक्ष निकालेंगे ना, तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो मतलब हवा के सापेक्ष किसी का भी अपवर्तनांक निकालिए तो उसको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन क्या कोई जरूरी है कि सारे प्रकाश को हम हवा से ही कांच में भेजेंगे? ये भी हो सकता है कि मान लो कि कांच के बाद कांच में हम प्रकाश जलाए और कांच के निचला तल जल है, तो कांच में से किस में चला गया, जल में। तो अब अपवर्तनांक मतलब कि आपतित किरण तुम कांच में किए हो
कांच से किस में जा रहा है, जल में, तो अब अपवर्तनांक किसका निकलेगा, जल का, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। ठीक है, तो ये हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन उस सापेक्ष अपवर्तनांक को हवा के सापेक्ष में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ये वही है स्नेल का नियम। ये N2 निरपेक्ष अपवर्तनांक है यानी कि हवा के सापेक्ष, और N1 भी क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है हवा के सापेक्ष। लेकिन N2/N1 जो है वह, इसको पहले माध्यम माने हो, इसको दूसरे माध्यम माने हो, तो पहले माध्यम का दूसरे माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये लिखा गया है स्नेल का नियम कि साइन I/साइन R बराबर होता है N2/N1। ये N2 इसको हम ऐसे लिख देते हैं AN2 AN1 N2/N1, मतलब कि हवा के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक और हवा के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बराबर 1N2, मतलब कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। मान लो कह दे कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, तो बदलना सीखिए, जल के सापेक्ष, यानी जल को हम W से लिख दें, WNG, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसे लिखते हैं, ऐसे पढ़ते भी हैं। इधर वाले को सापेक्ष मानते हैं, इधर वाले का अपवर्तनांक हम निकालते हैं, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको ऐसे लिखते हैं NG/NW, यानी हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ये देख रहे हो, ये सापेक्ष अपवर्तनांक है ना, जल के सापेक्ष किसका है, कांच का। लेकिन इस जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक में बदल दिए, यानी किस में, हवा में, तो हवा के सापेक्ष कांच का और हवा के सापेक्ष जल का। बात समझ में आई है? तो बस एक छोटी सी बात जाननी है कि निरपेक्ष का मतलब कि एक माध्यम से, अरे सापेक्ष का मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, और निरपेक्ष का मतलब कि हवा के सापेक्ष किसी भी माध्यम में जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष। और सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, किस विधि से, इस वाले विधि से। ठीक है, यानी 1N2 बराबर कितना लिख देंगे, N2/N1। मान लो लिखा है 3N4, ऐसे तो हम क्या लिख सकते हैं, N4/N3। ये जो भी लिखा जा रहा है वह किसके सापेक्ष लिखा जा रहा है, हवा के सापेक्ष, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का मतलब समझे या नहीं, बोलो। ठीक है, क्लियर है? अब समझिए यहाँ पर, अब एक चीज और हम समझ चुके हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। यह भी क्लियर है। और दूसरा, साइन I/साइन R बराबर होता है N2/N1। N2 हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक है और N1 भी हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक है, ये ध्यान रहे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1N2, है ना, यानी N2/N1। इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, तो अगर इतनी बात क्लियर है तो हम अपने टॉपिक पे आ जाएं। ये तो पीछे का चल रहा था अभी, है ना, कि इस पर थोड़ा सा चर्चा कर दिए हैं कि आपको याद रहे। ठीक, अब देखो इधर, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर हमको अपवर्तन पढ़ना है, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, मतलब कि कोई पृष्ठ है कांच का, है ना, अब वो या तो अवतल पृष्ठ है ऐसे, या तो उत्तल पृष्ठ है ऐसे। ठीक, तो अगर इन पृष्ठों पर इस तरह से, अगर इन पृष्ठों पर हम प्रकाश को डालें तो अपवर्तनांक का क्या सूत्र होगा, इसी को हमको डिराइव करना है। वो होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो होता है N/B - 1/U बराबर N - 1/R। ठीक है, N/B - 1/U बराबर N - 1/R। ठीक, अब ध्यान से समझना है।
गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। अब पहला हम देखेंगे अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अवतल पृष्ठ कैसा होता है? ऐसा क्या? अंदर की ओर धसा हुआ अवतल पृष्ठ ऐसा। तो मतलब जो भी अपवर्तन होगा वो किधर की ओर होगा? अंदर की ओर, अवतल पृष्ठ की ओर अपवर्तन होगा। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ देखते जाइए, थोड़ा सा इधर बनाते हैं। इसका फिगर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिगर अगर समझ में आ गया तो समझिए कि एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये अवतल पृष्ठ है, ठीक है। ये कांच है और इधर कोई माध्यम रखा गया है। मान लो कांच है, चलो कांच नहीं मानते, इसको सेकंड माध्यम मान लेते हैं। सेकंड माध्यम है, इसको क्या मान लेते हैं? फर्स्ट माध्यम। तो इसका अपवर्तनांक हम n2 मान लेते हैं, इसका अपवर्तनांक क्या मान लेते हैं? n1। किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। तो हवा के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक कितना है? n2। हवा के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक कितना है? n1। ये दूसरा माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है ना, कांच है चाहे कुछ भी, कुछ का भी बना है, लेकिन माध्यम तो दूसरा है ना। ये क्या है? दूसरा माध्यम है। तो इसका अपवर्तनांक क्या मान लिए? n1। इसका अपवर्तनांक क्या मान लिए? n2। इसका एक मुख्य अक्ष होगा, बोलो मुख्य अक्ष होगा। इसका एक बिंदु हम मान लेते हैं, इसका P ध्रुव है ना, मध्य बिंदु। इसका एक वक्रता केंद्र होता है, इसको क्या बोलते हैं? C, ठीक है। अब यहाँ पर हमको समझना है बात, इसका n2 लिखा गया है। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि n2 बटे n1 को 1n2 लिख सकते हैं। इसको 1n2 को हम मान लेते हैं क्या? n। मतलब जहाँ 1n2 यहाँ n2 बटे n1 आएगा उसको सीधा क्या लिख देंगे? n लिख देंगे, ठीक है। फिगर समझते जाइए, उसको क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ एक बिंदु वस्तु O था, ठीक, जिससे प्रकाश की किरण चलेगी और इस पर क्या होगी? टकराएगी। तो जब यहाँ पर प्रकाश की किरण पहुंची तो इस पृष्ठ पर टकराई, ठीक। इस पृष्ठ पर जब टकराई तो इस पृष्ठ से टकराने के बाद अविलंब की ओर क्या होगी? किसमें जा रही है? सघन माध्यम में ना, क्योंकि ये कोई सघन माध्यम है, ये क्या है? विरल माध्यम है। तो विरल से किसमें जा रही है? सघन में। तो सघन में जाने के बाद अविलंब की ओर क्या होगी? झुकेगी। अब यहाँ से देखो, ये इस पर टकराई तो अविलंब कहीं पता है क्या? इसमें अविलंब नहीं कहीं पता है ना। तो अविलंब कैसे पता करेंगे? जब उस बिंदु को C से हम मिला देंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। तो यहाँ से इस बिंदु को C से मिला दीजिए, इस बिंदु को C से मिला दीजिए, मिल गया। इसको हम क्या बोलें? अविलंब। अब इसने कहा कि अविलंब की ओर थोड़ी सी क्या होगी? झुकेगी, है ना। तो अविलंब की ओर झुकने का मतलब है कि थोड़ी सी ऐसे हो गई क्या? ये थोड़ी सी अविलंब की ओर क्या किया गया? झुका दिया गया। अब इसको जब तुम पीछे की ओर खींचोगे तो पीछे कहीं आके मुख्य अक्ष पर मिल जाएगी। ध्यान देना, पीछे की ओर जब खींचोगे, डॉटेड लाइन से हम दिखा देते हैं, है ना, तो पीछे की ओर कहीं आके यहाँ पर मुख्य अक्ष पर क्या होगी? मिल जाएगी। क्योंकि आगे मिलेगी नहीं तो पीछे आके मिलेगी, तो उसी को हम क्या मानेंगे? प्रतिबिंब, ठीक है। पहले फिगर समझिए, प्रूफ करना बाद में। पहले फिगर समझ में आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से यहाँ देखो, ये पीछे की ओर जब खींचेंगे तो यहाँ इसका बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब मिलेगा, जिसको हम क्या मानेंगे? I। तो अब ये बताइए कि ये O से जो किरण चली है वो आपतित किरण थी ना, ठीक है। और O से पड़ने के बाद अविलंब की ओर जब झुकी है तो ये वाली कौन सी किरण थी? अपवर्तित किरण थी ना। ये लाल कलर से जो बना है वो क्या है? अविलंब है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं, I कहते हैं, है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कोण जो बना है उसको हम क्या बोलेंगे? I। देखो, O से इस बिंदु को A मान लिए, ठीक है। तो O से A के बीच में, O से A क्या है? आपतित किरण है ना। और ये CA क्या है? अविलंब है ना। तो CA अविलंब और OA आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे?
आई, ध्यान देना, इसको क्या कहेंगे, आई कहेंगे क्या, ठीक। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर जब ये बाहर की तरफ निकली है तो यहाँ पर अपवर्तन कोण बना है क्या, आर बना है, ठीक है। लेकिन जब इसको पीछे की ओर जब तुम खींचे हो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि जब दो क्रॉस लाइन जाता है तो ये वाला जितना कोण होता है ये भी कितना कोण होता है, उतना ही होता है। तो इधर अगर आर है तो इधर भी क्या होगा, तो केवल ये इतना जो कोण है वो कितना होगा, आर होगा, क्योंकि क्या कहा गया है कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आर। तो देखो ये अभिलंब है, लाल कलर का बना हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये अभिलंब है, ठीक। अभिलंब और ये रहा तुम्हारा क्या, अपवर्तित किरण है ना। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कितना कोण बनेगा, आर, और ये कितना कोण बना है, आई, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के साथ O का बना हुआ कोण हम अल्फा मान लेते हैं और I का बना हुआ कोण बीटा मान लेते हैं और C का बना हुआ कोण गामा मान लेते हैं। और यहाँ से एक क्या डाल दिया जाएगा, लंब डाला जाएगा, जो हम इसको यम दर्शा देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद केवल 3 स्टेप आपको याद रखना है। 3 स्टेप क्या क्या रखना है, इसका फिर से फिगर बनाया जाएगा, लेकिन 3 स्टेप आपको याद रखना है इसको समझने के बाद। अब उसको कैसे हल करना है, देखो पहला स्टेप क्या कहता है, देखिए पहला स्टेप में है कि आई और आर को अल्फा और बीटा के रूप में, अल्फा बीटा गामा के रूप में बदलिए। किसको, आई और आर को। दूसरा स्टेप है कि स्नेल का नियम लगाइए, स्नेल का नियम लगाइए। स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 बटे N1। तीसरा स्टेप है आई आर को अल्फा बीटा गामा में के रूप में बदल दिए, स्नेल का नियम लगाए, और स्नेल के नियम में फिर आई और आर का मान रखिए जो निकाले हो, किस रूप में, अल्फा बीटा गामा के रूप में। अब फिर चौथा स्टेप है कि अल्फा बीटा और गामा का मान u भी और किसके रूप में, आर के रूप में रख दीजिए, क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये बस केवल 4 स्टेप तुमको याद रखना है। क्या क्या है, आई और आर को किस रूप में बदलना है, अल्फा बीटा और गामा। दूसरा स्नेल का नियम लगाना है, साइन आई बटे साइन आर बटे बराबर N2 बटे N1। तीसरा आई और आर का मान रखना है। चौथा अल्फा बीटा गामा का मान u भी और r के पद में रख देना है। u क्या है, वस्तु तक की दूरी, भी क्या है, प्रतिबिंब तक की दूरी, और r क्या है, त्रिज्या तक की दूरी यानी कि केंद्र तक की दूरी। यानी P से C तक की दूरी को हम r कहेंगे। अब बाएं साइड में ले रहे हैं तो इसको क्या लगाएंगे, माइनस। I तक की दूरी को हम माइनस b कहेंगे और O तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, माइनस u। तो ये तो था खाली फिगर समझाने की बात है ना। अब एक बार और फिगर बनाते हैं, इसको समझिए और फिर प्रूफ करते हैं। इसको बस केवल देखते जाइए। ये एक अवतल पृष्ठ है, इस माध्यम का अपवर्तनांक हम क्या मान लें, N2। इस माध्यम का अपवर्तनांक हम क्या मान लें, N1। यहाँ से एक मुख्य अक्ष गया है, इस मुख्य अक्ष का ध्रुव कितना है, P है, इसका केंद्र कितना है, C है। इस पर एक बिंदु वस्तु हम क्या लेते हैं, O। यहाँ से एक किरण हम लेके जाते हैं जो इस पर पड़ती है, पड़ने के बाद वो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। तो पहले अभिलंब बनाते हैं, तो C से इस बिंदु को जब मिलाते हैं तो वो अभिलंब हो गया, क्लियर। C से इस बिंदु को मिला दी, वो अभिलंब हो गया। अब देखो, अब ध्यान देना, पहले इतना देख लेते हैं। तो ये कोण क्या बना है, आई, ठीक है। हमने कहा कि O के साथ जो मुख्य अक्ष का कोण बनेगा उसको क्या मानो, अल्फा। अल्फा मान लिए, ये अल्फा कोण बना है, ये क्या कोण बना है, आई। इतनी बात एकदम क्लियर है, एकदम ठीक है। यहाँ से O
ओ से एक बिंदु वस्तु था, यहाँ से किरण गया है जो इस बिंदु पर पड़ा है, जिसको हम मान लिए क्या, ए मान लिए। ठीक है, इस बिंदु पर पड़ा है। इस बिंदु ए को जब सी से मिलाया गया तो वो क्या बना है, अभिलंब बना है। अब यहाँ से जब इस वाले माध्यम में तुम पहुँचोगे तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या करोगे, झुकाओगे। तो अभिलंब की ओर झुकाओगे तो देखोगे कि थोड़ा सा इधर की ओर क्या कर दिया, हम झुका दिए। और जब इसको पीछे की ओर खींचा जाएगा ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं पीछे की ओर आके किस मुख्य अक्ष पर क्या होगा, मिलेगा, है ना, मुख्य अक्ष पर मिल गया। इसको क्या बना दिया गया, आई। इसको क्या बना दिया गया, आई। तो अब बताओ कि उधर की तरफ ये गया है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आर ना। तो अगर ये आर है तो ये इतना कोण बना वो भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण से। देखो शीर्षाभिमुख कोण, क्रॉस लाइन है ना इसे एकदम। तो अगर ये आर है तो ये भी क्या है, आर है। तो इधर का आर है तो इधर भी क्या है। और प्रतिबिंब का मुख्य अक्ष के साथ बना कोण क्या ले लिए, बीटा। और सी का मुख्य अक्ष के साथ बना कोण अभिलंब का क्या ले लिए, गामा। और यहाँ से एक लंब डाल दिया गया किस पर, मुख्य अक्ष पर, जिसको लंब को हम क्या नाम दे दिए, यम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये था तुम्हारा फिगर। बोलो फिगर एकदम कंफ्यूजन नहीं ना है। ठीक है, सीधा सिंपल, ओ से एक किरण डालिए, ए पहुंचा। अब अभिलंब की ओर झुकेगी तो सी से मिला दीजिए, अभिलंब हो गया। अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुकाइए और उसको पीछे खींच दिए, आई मिल गया, है ना। तो और सारा कंस्ट्रक्शन बना दीजिए कि ओ के साथ बना हुआ कोण अल्फा, आई के साथ बना हुआ कोण बीटा, और सी के साथ बना हुआ कोण गामा, और ए से एक लंब डाल दिया गया जिसका नाम क्या दिया गया, एम। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो सी तक की दूरी क्या कहलाएगी, आई तक की दूरी क्या कहलाएगी, और ओ तक की दूरी क्या कहलाएगी, माइनस यू। एकदम क्लियर। ठीक है, नाम सबका एकदम क्लियर है। ये बताओ फिगर क्लियर है तो हम आगे बढ़े। ठीक है ना, चलिए अब आगे लगाते हैं। पहला स्टेप कर रहा है कि आई और आर को अल्फा बीटा और गामा के रूप में बदलिए। आई और आर को अल्फा बीटा गामा के रूप में बदलते हैं। तो चलो देखो, एक बार केवल समझ लोगे फिर ये आसान हो जाएगा। है तो बड़ा कठिन लेकिन आसान हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी दिख रहा है, त्रिभुज ओ ए और सी दिखा। तो त्रिभुज ओ ए सी को जरा बाहर निकालते हैं, ऐसे ये रहा ओ ए सी। तो यहाँ पर बना हुआ कोण क्या है, यहाँ पर बना हुआ कोण और यहाँ पर बना हुआ कोण यही है ना। देखो बाहर निकाल लिए, यहाँ पर बना कोण, यहाँ पर बना कोण और यहाँ पर बना कोण। तब कहता है त्रिभुज का नियम कि अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो आई प्लस अल्फा बराबर क्या होगा, गामा। यानी त्रिभुज के नियम से अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी क्या लिख दें, आई प्लस अल्फा बराबर, तो आई और आर को बदलना है ना। तो आई बराबर कितना होगा, गामा माइनस अल्फा। बदल दिया आई को गामा और अल्फा में बदल दिए ना। दूसरा बदलते हैं, अब बीटा को भी बदलो। तो बीटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज लेते हैं आई ए और सी। तो त्रिभुज आई ए और सी में, त्रिभुज आई ए सी में। तो आई ए सी में देखिए बीटा प्लस आर बराबर कितना, गामा। देखो आई आर है ना, ये आई ए और सी। तो बीटा हुआ, आर हुआ और गामा हुआ ना। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के क्या होगा, बराबर। तो फिर क्या लिखेंगे, बीटा प्लस आर बराबर कितना, गामा। तो आर बराबर कितना मिलेगा, गामा माइनस बीटा। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप कहता है कि स्नेल का नियम लगाइए। ठीक है, दूसरा स्टेप कहता है कि स्नेल का नियम लगाइए। तो स्नेल का नियम है कि साइन, स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है कितना, n2 बटे n1। अब यहीं से थोड़ा सा बात समझना है। तुमको समझना क्या है, देखो जब इस दर्पण के मान को बहुत छोटा करेंगे
तो ये वाला किरण जो यहाँ तक आ जाएगा, मान लो कि ये इतने छोटा दर्पण था, पृष्ठ इतने छोटा था, दर्पण नहीं पृष्ठ इतने छोटा था, केवल इतना। अब इतना जब छोटा हो गया तो ये किरण यहाँ पर पड़ेगा, तो जितने ये पृष्ठ छोटा होगा ये बनने वाले कोण और भी क्या होते जाएंगे, छोटे। जाहिर सी बात है कि कम में जगह होगा तो कम में जगह में वो किरण पड़ेगी तो कम में ना मुड़ेगा, है ना, तो कोण और क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और जब कोण छोटा होता जाता है ना तो साइन में वैल्यू का मान लगभग बराबर होते जाता है, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है ना। तो और छोटा जब कोण करोगे ना तो लगभग वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो साइन आई बराबर आई हो जाएगा, साइन आर बराबर आर हो जाएगा, लगभग वैल्यू। टेन में भी यही होता है, टेन अल्फा बराबर अल्फा हो जाएगा, टेन बीटा बराबर बीटा हो जाएगा, टेन गामा बराबर गामा हो जाएगा, क्योंकि जब पृष्ठ बहुत छोटा होगा तो आई और आर का मान बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे जब पृष्ठ बहुत छोटा होगा तो साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। क्लियर? साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। तो वहाँ रख देते हैं, यानी आई बटे आर बराबर N2 बटे N1। इधर करो, आई N1 बराबर आर N2। अब तुम आई आर का मान निकाले हो किसके पद में, अल्फा बीटा ना, तो रख दीजिए। आई का मान कितना है, गामा माइनस अल्फा इंटू N1, और फिर आर का मान है गामा माइनस बीटा इंटू N2। कितना निकलेगा, गामा N1 माइनस अल्फा N1 गामा N2 माइनस बीटा N2। ठीक, अब गामा वाले को एक साथ लो, गामा N1 माइनस गामा N2 बराबर ये इधर जाएगा तो अल्फा N1 माइनस बीटा N2। ठीक है, गामा यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, तो N1 माइनस कितना मिलेगा, N2 बराबर अल्फा N1 माइनस बीटा N2। ये तुम्हारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। तीसरा स्टेप कहता है कि अल्फा बीटा और गामा को किस रूप में बदल दीजिए, आर भी और यू, आर भी और यू। और आर भी यू में बदलने के लिए त्रिभुज लगाएंगे। त्रिभुज देखो, सी ए एम, आई ए एम और ओ ए एम। ठीक है, ओ ए एम देखो तो लंब त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो tan अल्फा बराबर लंब का मान am बटे ओएम होगा। फिर इस वाले त्रिभुज में आई ए एम की बात करेंगे तो tan बीटा बराबर बोलो am बटे आई एम होगा। फिर इस त्रिभुज की बात करेंगे सी ए एम की, तो tan गामा बराबर किसका, am बटे सी एम होगा, इधर से पीएम हो जाएगा, है ना, इधर से सीएम इधर से पीएम, बस मामला क्लियर है। ठीक, तो समझिए कि यहाँ से इन तीनों त्रिभुज से हमको अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है और उसी को क्या करना है, रखना है। तो हम त्रिभुज तीनों से निकाल सकते हैं अल्फा बीटा गामा का मान। ठीक, तो चलो इधर देखो, अब निकालते हैं त्रिभुज। देखिए किस त्रिभुज में लिया जाए, त्रिभुज ओ ए एम में। त्रिभुज ओ ए एम में लिखेंगे tan अल्फा बराबर, तो tan अल्फा बराबर लिखोगे am बटे कितना, ओएम, am बटे ओएम लिख दिए। लेकिन फिर वही बात, जब पृष्ठ बहुत छोटा होगा तो tan अल्फा को क्या लिख देंगे, अल्फा। और चीज ध्यान दीजिए कि जब पृष्ठ बहुत छोटा होगा तो ये मत चिपक जाएगा ना आके। अब मान लो कि पृष्ठ बहुत छोटा हो गया तो यहाँ से लंब डालना पड़ेगा तुमको ना, तो देख रहे हो दूरी घट रही है ना। तो जब पृष्ठ बहुत छोटा हो जाएगा तो इस यम को हम पी पर मान सकते हैं, यानी यम को पी के क्या कह सकते हैं, बराबर कह सकते हैं कि यम ही पी है। क्योंकि जब पृष्ठ को मान लो कि और छोटा कर दिए, यहाँ से कर दिए, तो ये इस पर लंब डालोगे क्या बुझाया। क्लियर है? तो अब समझिए कि जब पृष्ठ बहुत छोटा होगा तो tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा, और यम की जगह क्या लिख सकते हैं, और यह माना जा सकता है, और यम को P पर मान सकते हैं। अर्थात जहाँ जहाँ यम है वहाँ हम P लिख सकते हैं।
है ना। तो इस AM को ना भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन OM को OP लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि हमको O से P तक की दूरी पता है कितना है, -u। I से P तक की दूरी कितना है, -b। और C से P तक की दूरी कितना है, -r, है ना। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, AM बटे OP लिख दें, AM बटे OP। इसको लिख दें AM बटे OP का मान कितना है, -u। बस एकदम सेम इसी प्रकार tan बीटा बराबर बता दीजिए। तो tan बीटा बराबर AM बटे IM होगा क्या, AM बटे IM होगा। तो बीटा को, tan बीटा को बीटा लिख देंगे। AM बटे IM को क्या लिख सकते हैं, IP, यानी AM बटे IP को क्या लिख सकते हैं, -v। कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहां समझिए। ठीक, अब इधर समझो, बीटा बराबर निकल गया, अभी गामा बाकी है। तो गामा बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज तीसरे वाले में देखिए, त्रिभुज CAM में, त्रिभुज CAM में बताओ, CM tan गामा बराबर कितना, AM बटे CM, यानी इसको लिख दे AM बटे CP, है ना। यानी गामा बराबर हो जाएगा AM बटे कितना, -r। इसको कोई समीकरण दे दीजिए, मान लीजिए समीकरण 2 था। अब इस समीकरण 2 में सबका मान रखा जा सकता है कि नहीं, गामा, अल्फा और बीटा का। समीकरण 2 में सबका मान रख दीजिए समीकरण 2 से। तो गामा का मान बोलो, AM बटे -r n1 माइनस n2 बराबर अल्फा का मान AM बटे कितना, -u और n1 माइनस बीटा का मान AM बटे -b, इसका मान n2। तो ये देखो AM इधर से कॉमन लोगे कट जाएगा, है ना। ये AM कॉमन लिया गया तो ये क्या हो गया, ये मिला n1 माइनस n2 बटे माइनस, और ये मिला n1 बटे -u, ये प्लस हो गया n2 बटे v, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस हो गया n2 बटे v। इस माइनस को ऊपर ले जाइए और बदल दीजिए, n2 माइनस n1 बटे r, इसको चेंज करिए n2 बटे v माइनस n1 बटे u। ठीक है, n1 से भाग दे दो, सब में n1 से भाग दे दीजिए। तो n1 से भाग दीजिएगा तो पता चलेगा n2 बटे n1, n1 बटे n1 मतलब बटे इस रूप में बदल रहे हैं जो यहाँ पर बताए थे कि n2 बटे n1 बराबर 1 या n2 होता है ना। बदल रहे हैं उसको निरपेक्ष में, n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1 यानी कि 1 बटे, यहाँ बटे कितना बचा था, इसको क्या कहेंगे, n माने थे ना, इसको क्या माना गया था, n2 बटे n1 को क्या माना गया था, n। यानी इतना बड़ा डेरिवेशन है ये, इतना समझ लीजिए कि ये कंफर्म एकदम है कि 2 डेरिवेशन है, 1 तो आना ही आना है। करिए IR का मान रख दीजिए, फिर अल्फा बीटा में रखिए, है ना। फिर अल्फा बीटा गामा की जगह tan अल्फा tan बीटा tan गामा से मान निकाल के u v r का मान रख दीजिए, प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए हम करते हैं फिर से प्रूफ। ये तो था पूरा विस्तार से प्रूफ ना। अभी देखो जब 2-4 बार कर लोगे तो देखो इसका क्या असर हो जाएगा। फिगर तो सेम है, बनाना है, P है, यहाँ से किरण गया है ना, इस पर पड़ा है A O। हमको भी फार्म में आने में थोड़ा सा समय लगता है ना। C यहाँ से अविलंब बनाए, ठीक। अब खा पी के आए तो दिमागवा तनी सा तोड़ने में तनी सा समय लगा है तो बड़ा है ना। अब यहाँ पर पड़ा अविलंब की ओर क्या होगा, तो थोड़ा सा झुक गया, पीछे की तरफ खींच दीजिए। यहाँ मिला I, यहाँ हुआ बीटा, यहाँ हुआ गामा, यहाँ हुआ अल्फा, ये रहा I, ये रहा R और ये रहा R है। यहाँ से डाल दीजिए लंब, ये रहा यम। हम धड़ाधड़ बताइए, अल्फा प्लस I पहला बराबर कितना, गामा, तो I बराबर, फिर उसके बाद R प्लस बीटा बराबर, तो बीटा बराबर
गामा माइनस आर। रुको, बीटा प्लस आर बराबर गामा माइनस, ठीक तो है? अच्छा हाँ ठीक है, आर का मान निकालना है तो आर बराबर हो गया बीटा प्लस आर बराबर गामा, तो आर बराबर कितना मिला? गामा माइनस बीटा। ये भी क्लियर है, पहला स्टेप क्लियर। स्नेल का नियम लगाइए, स्नेल नियम, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे, जब कोण बहुत छोटा होगा तो साइन को क्या करेंगे? हटा देंगे, यानी लिखेंगे आई बटे आर बराबर n2 बटे n1, यानी आई n1 बराबर आर n2। आई और आर का मान रख दीजिए, आई आर का मान कितना आया? आई का मान आया है गामा माइनस अल्फा, ये हो गया n1, अब बराबर आर का मान गामा माइनस बीटा, ये हो गया n2, यानी गामा n1 माइनस अल्फा n1 बराबर गामा n2 माइनस बीटा n2, है ना? बीटा n2, गामा को एक साथ लो, गामा यहाँ n1 माइनस n2, आइए हो गया, इधर ले आइए तो अल्फा n1 माइनस बीटा n2। दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, और तीसरा स्टेप में अल्फा बीटा गामा का मान रख देना है। एक आध बार लगाओगे तो पता चलेगा कि गामा का मान am बटे माइनस आर, अल्फा का मान am बटे माइनस यू, और बीटा का मान am बटे माइनस भी और n2। ये कट गया, हाँ रुको जी, अल्फा n1, ठीक है, am कट गया, बचा कितना? n1 माइनस n2 बटे माइनस n1 बटे माइनस, और ये प्लस हो गया n2 बटे b, माइनस को ऊपर करिए, चेंज करिए, n2 माइनस n1 बटे r, ये n2 बटे b माइनस n1 बटे u, n2 से भाग दीजिए, यानी जहाँ जहाँ n2 है वहाँ n रखिए, n माइनस 1 बटे r बराबर n बटे b माइनस 1 बटे u, n2 बटे n1 माइनस 1 बटे r, n2 बटे n1 बटे b माइनस 1 बटे, इसको क्या कहेंगे? तो n माइनस 1 बटे r बराबर n बटे b माइनस 1 बटे u।